आपके लिए प्रॉब्लम्स हैं। यही चीज अगर आपने देखी हो जेएनयू के दौरान, जब जेएनयू का पूरा स्ट्रगल चल रहा था, उसमें पहली बार अर्नब गोस्वामी क्या बोलते हैं? अर्नब गोस्वामी पहली बार बोलते हैं, आप लोग टैक्स के पैसे पकड़ते हो, देखो बॉर्डर पर जो है, बॉर्डर पर सिपाही लड़ रहे हैं, सिपाही मर रहे हैं। दोबारा से एक डायकॉटमी क्रिएट की जाती है। हमें दिखाया जाता है कि स्टूडेंट वर्सेस सोल्जर, स्टूडेंट वर्सेस सोल्जर, स्टूडेंट वर्सेस आर्मी, ये टकराव क्रिएट किया जाता है। आप इधर हैं, आप इधर, आप इनके अगेंस्ट में खड़े हुए हैं। मैं जहां जहां गई, मैंने वहां के स्टूडेंट से एक सवाल पूछा, आपकी फैमिली में से कितने लोग आर्मी में काम करते हैं? जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स हैं जो हमारे सपोर्ट में आए थे, उन्होंने हाथ खड़े किए। तो जब सभी स्टूडेंट्स की फैमिली आर्मी में काम करती है, तो ये जो स्टूडेंट वर्सेस सोल्जर टकराव है, ये कैसे पैदा हुआ? स्टूडेंट पढ़ रहा है, सोल्जर लड़ रहा है, इनके बीच में आपस में टकराव कैसे पैदा हुआ? अब इस बात को समझने के लिए एक और बात हमें समझनी पड़ेगी। जिस टाइम पे जेएनयू का पूरा क्राइसिस चला, उस टाइम पे बोला गया कि हनुमान थप्पा, सही बात है, हनुमान थप्पा मरे, लेकिन क्या हनुमान थप्पा की मौत किसी पाकिस्तानी बुलेट से हुई? नहीं। क्या किसी मिलिटेंट ने उनको मारा? नहीं। हनुमान थप्पा की मौत इसलिए हुई क्योंकि सियाचिन में, जहां पर कीड़े मकोड़े जिंदा नहीं रह सकते, आपने वहां पे एक आदमी को भेज दिया है, वहां पे उसको रहने के लिए भेज दिया, क्योंकि आप अपना जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, और गरीब लोग जो गरीब घरों से आते हैं आर्मी में, उनको आप वहां पे भेजते हैं मरने के लिए। क्या अर्नब गोस्वामी के, क्या अमित शाह के, क्या नरेंद्र मोदी के कितने फैमिली मेंबर्स आर्मी में हैं? बताएं हमें, फिर उसके बाद हमसे पूछे कि आप आर्मी वालों के अगेंस्ट में खड़े हुए हैं। उनकी अपनी फैमिली का, उनकी अपनी फैमिली का कोई उनकी आर्मी में नहीं होता, लेकिन आर्मी का नाम लेते हैं। आर्मी में तो हमारे घर के लोग होते हैं, और उनको आप वहां पे मरने के लिए भेजते हैं, झूठा उनको ये बता करके हम इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व नहीं कर सकते। कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना तो पॉलिटिकल क्लास का काम है, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना तो आर्मी का काम नहीं है। अगर आज कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट को या किसी भी बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट को जिंदा रखते हैं, अगर आप वॉर की सिचुएशन पैदा करते हैं, तब आप आर्मी के अगेंस्ट में। अगर आप अमन और शांति की बात करते हैं, तो आप आर्मी के फेवर में हैं, आप आर्मी के पक्ष में हैं, ना कि उसके अगेंस्ट में। ये फर्स्ट डायकॉटमी क्रिएट की जाती है। इसमें अगर आप एक तो हनुमान थप्पा की बात करेंगे, एक और आदमी वीर सिंह, जिन्होंने अभी कश्मीर में एक गन फाइट में उनकी जान गई, और उनको जब वापस लाया गया, उनको जब क्रिमेट करने के लिए लाया गया अपने गांव में, 10 बाय 10 फुट की जमीन तक उनको नहीं दी गई। क्यों? क्योंकि वहां के जो विलेजर्स थे, वहां के गांव वाले थे, वो अपर कास्ट थे, और उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो लोअर कास्ट है, हम इसको जमीन नहीं देंगे। तो क्यों हम सोल्जर्स के लिए केयर करते हैं? क्या ये इनके दावे यही लोग बोलते हैं? अब इस पे कोई अर्नब गोस्वामी ने शो नहीं किया। अर्नब गोस्वामी ने हनुमान थप्पा का नाम जरूर लिया, लेकिन वीर सिंह पर कोई प्रोग्राम नहीं किया कि क्यों किसी आदमी को, जिसको वहां पे मरने के लिए भेजा जाता है, जो लोअर क्लास गरीब फैमिली, लोअर क्लास फैमिली से है, उसको जमीन नहीं होती रिजर्वेशन की। ये फर्स्ट डायकॉटमी हमारे बीच में बनाई गई है, इसको तोड़ने की जरूरत है। ये जो बोला जा रहा है स्टूडेंट वर्सेस सोल्जर, स्टूडेंट को ये देखो, ये लोग इस तरह से करते हैं, यहाँ पे आगे के लोग इस तरह से करते हैं, इस डिस्कोर्स को तोड़ना पड़ेगा, असली दुश्मन को पहचानना पड़ेगा। आप देखेंगे जो भी प्रो गवर्नमेंट पार्टी है, उसका एक डिविसिव एजेंडा होता है, और बीजेपी इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। बीजेपी का आप काम देखते हो किस तरह से प्ले करते हैं। जब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने, उस वक्त ये बोला गया कि अब इस बार हिंदुस्तान में हिस्ट्री बन गई, पहली बार डेवलपमेंट के लिए वोट दिया गया, ना कि कास्ट क्लास के लिए। तो अलग बात है कि नरेंद्र मोदी को अपना ओबीसी स्टेटस जो है वो इलेक्शन से जस्ट पहले याद आया था, और ये एक ऐसी पार्टी है जो पूरा हिंदू और मुसलमानों के बीच में दंगा कर करके पार्टी बनी है, पार्टी पावर में आई है। और वही इसमें आयरॉनिक की वही पार्टी कहती है कि कास्ट क्लास जो है वो रह नहीं गया, कास्ट ये सब कुछ रह नहीं गया। इट्स वेरी आयरॉनिक। लेकिन एक्चुअली अगर हम नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स देखें, एक्चुअली अगर हम बीजेपी की पॉलिटिक्स देखें, everywhere they have played on the sub identity question. उत्तर प्रदेश में क्योंकि अखिलेश यादव की गवर्नमेंट है, जो नॉन यादव ओबीसी है, उनमें बीजेपी अपनी पकड़ बना रहा है। मायावती क्योंकि चमार कास्ट से
रहती है, आप उसके बारे में नहीं बात करें। आप आपस में दंगा करते रहे, आप पढ़ाई ना करें, आपको न खुद पढ़ते हैं बीजेपी वाले, न किसी को पढ़ने देते हैं, बस इतना जानते कि लोग आपस में दंगा करते रहे। इतना ही उनका एजेंडा है। इस चीज को आपने देखा किस तरह से जो हमारी फॉर्मल एजुकेशन मिनिस्टर है, शी इंश्योर्ड दैट एवरी कैंपस इज ऑन बॉडी, और अभी नए आचार्य मिनिस्टर क्या करेंगे उनको देखना पड़ेगा। हम लोगों के पास में इसका सिर्फ एक कोड है। आई कम फ्रॉम कश्मीर, मैं कश्मीर से आती हूँ जहां पर इस वक्त कत्लेआम चल रहा है, लोग सड़कों पर मर रहे हैं, और ये कोशिश की जाती है, ये हमेशा कोशिश की जाती है कि मैं किसी और चीज के बारे में बात ना करूं। रोहित वेमुला इतनी आंख की किरकिरी क्यों बन गया? Why was the central government so irritated with Rohit Vemula? They were irritated with Rohit Vemula because Rohit Vemula raised every issue. He raised the issue of Yaku women, he raised the issue of Kashmir, he raised the issue of reservation, he raised the issue of women, he raised the issue of blacks, he raised the issue of tribals, he raised the issue of queer people, he raised every issue. He knows about his identity. Of course, our identity, our oppressed identity, our experience of oppression, it is the reason why we come into left politics. It is our entry point into left politics. My entry point was gender. My entry point was not Kashmir. My entry point was not anything else. I felt oppressed as a woman. That is how I came to left politics. We come to left politics with our experience of oppression. लेकिन एक बार जब हम लेफ्ट में आ जाते हैं, एक बार जब हम किसी भी प्रोग्रेसिव करेक्ट फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, उसके बाद हम लोग हर एक इशू यूज करते हैं। हम लोग सिर्फ अपनी आइडेंटिटी की बात नहीं करते, हम लोग सब ऑप्रेस्ड की आइडेंटिटी के बारे में, सब ऑप्रेस्ड की यूनिटी के बारे में बात करते हैं। और यही ऑप्रेस्ड की जो यूनिटी है, अगर एक लेफ्ट मुस्लिम ट्राइबल बोडो यूनिटी बनती है तो वो सिर्फ लेफ्ट से बन सकती है, वो सिर्फ लेफ्ट से बन सकती है, वही इस प्रो गवर्नमेंट एजेंडा को तबाह कर सकती है। हमारे जेयू में गांधी का नाम लेना बहुत ज्यादा ये नहीं है, आप गांधी का नाम लेते हैं, कई सारे लोग क्रिटिसिज्म में आ जाते हैं, लेकिन हमें अगर इमेंसिपेशन के लिए काम करना है, हमें अगर सामाजिक बदलाव के लिए काम करना है, तो हमें सभी उन लोगों को, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे वो अम्बेडकर हो, चाहे वो गांधी हो, सबको लेना पड़ेगा। इसमें जाहिर सी बात है, कभी जो साउथ में जो होते हैं, जैसे पेरियार है या इधर तरफ इस तरह की जो रिफॉर्मर्स है, अभी उनका नाम नहीं आता, इसमें भी रीजनल बायस है, सब तरह का बायस एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर हम गांधी की एक बात को याद करें, वो कहते हैं कि the earth has enough for everyone's need, not enough for everyone's greed. हर किसी की जरूरत के लिए रिसोर्सेज हैं, लेकिन हमारे रिसोर्सेज आप मुझसे नहीं छीन रहे, मैं आपसे नहीं छीन रही, हम दोनों से मिलकर के कॉर्पोरेट्स छीन रहे हैं। इस बात को जब हम समझ लेंगे, उसके बाद यूनिटी बनाना उतना मुश्किल नहीं है। यूनिटी स्ट्रगल्स में होनी पड़ेगी, यूनिटी एक दूसरे के लिए बोलने में होनी पड़ेगी, क्योंकि ये सरकार कल को हो सकता है आज से 4 महीने बाद हम टीवी पे देखें मेरा चेहरा, उसको बोल किए हुए कि ये टेररिस्ट है, ये एकदम पॉसिबल है। हमें एक दूसरे के लिए बोलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। लेफ्ट की अगर हम बात करें, लेफ्ट में कई सारी कमियां हैं, लेकिन अभी इस मूवमेंट में हम लोग क्या कर सकते हैं? मुझे पर्सनली लगता है कि लेफ्ट को लीड करने की जरूरत है, लेफ्ट को दोबारा से खुद को रिफैशन करने की जरूरत है। WTO के खिलाफ में हमने बहुत बड़ा आंदोलन लड़ा, उसमें आपने से कई सारे स्टूडेंट्स ने सपोर्ट किया, लेकिन उस आंदोलन को कभी भी हम सड़कों तक नहीं ले जा सके, क्योंकि मीडिया हमारे साथ में नहीं थी। हम लोगों को एक अल्टरनेटिव मीडिया की तरफ सोचना पड़ेगा। हम लोग डिनाई नहीं कर सकते हैं अर्बन विश्वास से, हम लोग डिनाई नहीं कर सकते हैं जी न्यूज के। वी हैव टू हैव एन अल्टरनेटिव मीडिया ऑफ आवर ओन, एंड एनी एफर्ट एट रिडीमिंग द लेफ्ट राइट नाउ हैज टू कीप दिस इन माइंड। वी कैन नॉट डू विदाउट इट। इसके बगैर हम लोग नहीं कुछ कर सकते। हम लोग टाइम्स ऑफ इंडिया पर, बाकी अखबारों पर हम लोग इनके रिलाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सभी में हमने देखा किस तरह से नेगेटिव स्टोरीज, किस तरह से स्टीरियोटाइप किया गया, किस तरह से उमर खालिद को मुसलमान है उनको टेररिस्ट की तरह दिखाया गया। इवन कन्हैया सबको बोला गया कि ये देशद्रोही है। हमने इन सब मीडिया चैनल्स का व्यवहार देखा। हम लोगों को एक ऑल्टरनेटिव मीडिया खोजना पड़ेगा, इसके बारे में सोचना पड़ेगा, और आप लोग इसके बारे में सोचिए, बिकॉज़ इफ यू हैव कम हियर टुडे, आई एम श्योर यू हैव समथिंग इन माइंड एंड यू आर द फ्यूचर ऑफ द लेफ्ट, यू आर द फेस ऑफ द लेफ्ट। लेफ्ट का कोई एक फेस नहीं, लेफ्ट का फेस होता है जनता। लेफ्ट व्यक्तिवाद पे नहीं चलती, लेफ्ट जनता के सपोर्ट पर चलती है। एंड आई एम श्योर ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस। एक आखिरी बात जो हम कहना चाहते हैं
बात की यहाँ पर, जो प्राइमरी स्कूलिंग है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप ही के असम में एक शाखा से पढ़ा हुआ, आरएसएस की शाखा से पढ़ा हुआ लड़का 10th क्लास का टॉपर बनता है। मुझे लगता है लेफ्ट को अगर कुछ करना है तो सबसे पहले अपनी आंखें खोलनी चाहिए कि हमारे सामने हो क्या रहा है। हम लोग बहुत ज्यादा हाई-फाई टेक्नोलॉजी में बात करते हैं, लेकिन हमारे सामने जो होता है हम उसको देखते नहीं, उसको देख पाते हैं, देखना चाहते नहीं। पिछले 30 साल से जो स्कूलिंग सिस्टम को पूरा खत्म किया गया, जो पब्लिक फंडेड स्कूलिंग को रिप्लेस किया गया प्राइवेट स्कूल से, उसमें हमने सही डिमांड जरूरी है, हमने सही डिमांड उठाई, एफपीएस सही डिमांड उठाई कि 10% शिक्षा का बजट होना चाहिए, एजुकेशन का बजट शुड बी 10%। From KG to PG, everyone should get free education. Yes, we raised all these demands. But there is one thing that we did not do. We did not build an alternative schooling system. And it is here that I feel that the RSS, the right wing, understands Marxism better than Marxists themselves. अगर आप ऑथोरिज्म को पढ़े, हम लोग, मैंने कोशिश की कि किसी भी इंटेलेक्चुअल को ना लाऊं दूसरे के भाषण के, लेकिन अगर हम ऑथोरिज्म को पढ़ें, ऑथोरिज्म ये साफ साफ कहते हैं कि स्कूलिंग एक ऐसा एपरेटस है जिसमें आप पूरी एक जनरेशन को हफ्ते में 5 दिन और दिन में 6 घंटे आप उनसे बात कर सकते हैं, आप उनसे इंटरैक्ट कर सकते हैं। इस बात को आरएसएस ने समझा, और जहां